बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात के हवाले से एक कमीशन तो बन गया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी इसको हेड करेंगे, लेकिन अभी से इस कमीशन को लगता कुछ ऐसा ही है, ये मुतनाज़ा बन गया है। मुख्तलिफ सियासी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कमीशन को एक तरह से रद्द ही कर दिया है। जमात इस्लामी ने भी इस कमीशन पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इसके साथ साथ बलोचिस्तान जो बार है, काउंसिल है, उन्होंने भी इसको मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई ने मुतालबा किया है कि आज़ाद जज, सिटिंग जज जो हैं, इसकी तहकीकात करें। और साथ में माजी के भी अगर हम हवाला देते हैं कि सियासी अमूर पर नजर रखने वाले माहिरीन भी ये कहते हैं कि अगर मेमो गेट कमीशन उस वक्त के दौर में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सिटिंग चीफ जस्टिस अगर उसको हेड कर सकते थे, उसकी तहकीकात कर सकते थे, तो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजी सा इतना बड़ा हालिया स्कैंडल आ गया। 6 जजेस एक तरह से मैदान में आ गए। उन्होंने एक लंबी चार्जशीट दे दी खुफिया इदारों के खिलाफ। तो क्या वो इसको 184(3) के तहत, सो मोटो के तहत इसको देख नहीं सकते? ऐसी क्या कबाहत थी? और इस हवाले से अब ऐसी बातें भी हो रही हैं कि कोई ईद के बाद तहरीक भी शुरू होने को है। सियासी जमातें और जो बार्स काउंसिल हैं वो भी मैदान में आने को तैयार हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करते हैं, वो कुछ लगता ऐसे है कि मज़ामत और मफामती बयानिए के दरमियान फंस चुके हैं। पार्टी के अक्सरियती अरकान के आए रोज़ बयानात कुछ के मफामती होते हैं और कुछ मज़ामती बयानिए की बात करते हैं। और रिसेंटली असद कैसर साहब जो अली अमीन गंडापुर हैं, वज़ीर आला KP के, उनकी हालिया अगर मुलाकातें होती हैं मुश्तरका मफादात काउंसिल में या प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई मीटिंग हुई वज़ीर दाखिला के साथ, तो उन्होंने कहा कि मज़ामत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की मुलाकातें ना की जाएँ और वफाक से ताउन ना करने पर मशवरा दिया। मैं अमीन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप तो मीटिंग कर रहे हैं, इनके साथ मुलाकात आपकी हो रही है, हमने भी आपका सपोर्ट किया कि चलो अपनी सूबे के लिए करें, लेकिन आपके साथ ही क्या कर रहे हैं? आपको तो अभी तक एक ऑफिसर भी नहीं दे रहे हैं। अभी तक आपकी जितनी डिमांड्स हैं, कोई 1 रुपया पेमेंट आपको नहीं कर रहे हैं। इन्होंने तो आपको हर सूरत में नाकाम बनाना है। मेरा तो मशवरा है, बल्कि मुतालिबा भी है कि इनके साथ एंगेजमेंट खत्म करें। ये मुफाहमत नहीं समझते, मुजाहिमत का वक्त है। हमने आइन और कानून की प्रोफेसी के लिए अभी निकलना होगा। जी नाज़रीन, आपने सुना असद कैसर साहब को। दूसरी जानिब हुकूमत की भी कुछ जिक्र करते हैं कारकर्दगी के हवाले से। वो तो अभी तक हमें कुछ दिखाई दे नहीं रही। इक़दामात अगर करने होते हैं या कुछ अहकामात जारी करने होते हैं तो वज़ीर आज़म साहब कोई भी अहकामात जारी करते हैं तो साथ ही उनको बैकफुट पे आना पड़ता है और वो अपने अहकामात को वापस लेना पड़ता है। बात होती है कैबिनेट की जो मुख्तलिफ कमेटीज़ हैं कि कभी किसी को चेयरमैन नामजद करते हैं तो वहाँ से ये उनको अहकामात वापस भी लेने पड़ते हैं। कुछ ऐसी खबरें इतलात भी खासी गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान इख्तलाफात खासे हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। और कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अगर कभी अनकरीब इन हाउस चेंज हुआ तो मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकते हैं। ऐसी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। लीगी सरकार की परफॉर्मेंस की बात करें तो मरियम नवाज़ की परफॉर्मेंस, जो उनके नाकदीन हैं वो इस वक्त यही कहते हैं कि टिकटॉक और फेसबुक तक महदूद हैं। रोज़ाना कैमरे के एक्शन में मैदान में सामने आती हैं और अक्सरियत उनके नाकदीन उनको टिकटॉक वज़ीर आला भी कहलाते हैं। हम सिंध सरकार की बात करते हैं तो आज बड़ा अलार्मिंग बयान सामने आया वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का, जिसमें उन्होंने कहा कि कच्चे के डाकुओं के पास मिलिट्री तर्ज का असलहा। उन्होंने कहा आपको सुनवाते हैं। फंड्स का इशू नहीं है इस सिलसिले में, हमें सिर्फ चाहिए होती है परमिशन उस मिलिट्री ग्रेड वेपन की, तो पता नहीं कैसे डाकुओं के पास पहुंच गया। तो जरूर हमें अपनी पुलिस को प्रॉपर इक्विप करना होगा कि इन डाकुओं से मुकाबला कर सके। कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। जो तब्दीलियां हम आए रोज देख रहे हैं, जजेस वाला मामला कहां जाकर रुकेगा? इस कमीशन पे जो अभी से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, सियासी जमातों को ये मुतमईन नहीं कर पा रहे, तो क्या वाकई कल को कमीशन भरपूर तरीके से काम कर सकेगा? जो फाइंडिंग्स आएंगी उस पर कौन यकीन करेगा? आज के प्रोग्राम में इन्हीं अहम और दीगर मामला रहेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब रऊफ हसन साहब, ऑफिशियल तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सीनियर रहनुमा भी हैं। सर आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। 6 जजेस वाला मामला तहकीकात के लिए एक कमीशन तो बन गया और आपको लग रहा है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब भरपूर तरीके से इस कमीशन को देख सकेंगे? 6 जजेस को वो देक सकेंगे? तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब देख सकेंगे या नहीं, वो एक सब्सिडरी सवाल है। जो मेजर सवाल है, प्राइमरी सवाल ये है कि ये कमीशन जो बनाया है, क्या ये मामले को हल करने के लिए बनाया है या मामले को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने के लिए बनाया है? इशू बड़ा सिंपल है, मेरा ख्याल इसको ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। इस जो लेटर लिखा गया है उसमें 4 लोगों की निशानदेही की गई है जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनको मैं कहता हूँ कि इंडाइट किया गया है उस लेटर में। एक तो स्टेट अवे इंटेलिजेंस एजेंसी हैं और उनके ऑपरेटिव्स हैं,
اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ایگزیکٹو ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایگزیکٹو جو ہے وہ پچھلے 2 سال کی تقریباً 2 سال کی جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اینڈ بائی امپلیکیشن چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہیں جو اس وقت تھے، بندیال صاحب تھے، اور جب یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے وہ سینئر پیونی جج تھے۔ تو یہ 4 لوگ ہیں جن کو کہ انڈائٹ کیا گیا ہے۔ اب لیٹر میں جہاں مطلب کچھ حقائق بیان کیے گئے ہیں، وہاں انہوں نے آگے بڑھنے کا ایک راستہ بھی بتایا کہ جی آپ ایک جوڈیشل کنونشن کریں، جوڈیشل کنونشن میں آپ تمام جو جج صاحبان ہیں پاکستان کے ان کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، تاکہ جو ہم نے بیان کیا ہے اس کی تصدیق یا تردید ہو سکے۔ بالکل بالکل، ٹھیک ہے جی، سب سے بڑی بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ سپریم کورٹ جو ہے، یعنی کہ لیٹر ایڈریسڈ ٹو دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل، جو کہ کمپلینٹ ہے بیسیکلی، اٹس اے کمپلینٹ۔ کمپلینٹ کس کے خلاف ہے؟ چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف ہے، کہ اس کے خلاف پھر اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہی ہو رہا ہے تو پھر کیونکہ ہم اس کو بارہا بتا چکے ہیں وغیرہ 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 جو کچھ بھی ہے سارا کچھ ہے۔ اب ایگزیکٹو اس میں ایک نامزد ملزم ہے، آپ اسی نامزد ملزم کو کہتے ہیں کہ جی آپ ایک کمیشن بنائیے اور کمیشن سے انکوائری کرائیے اور وہ پھر بتائے گا ہمیں کہ یہ لیٹر ٹھیک ہے یا نہیں۔ سر میں اس میں بھی ایڈ آن کر دوں، کل کیبنٹ نے ساتھ میں کہہ دیا کہ ہم جو ججز نے الزامات لگائے ہم اس کی نفی کریں۔ میں اس پر آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی ایگزیکٹو جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تو الزامات میں کوئی صداقت ہی نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ کہنا تھا تو پھر یہ کمیشن بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ویسے ہی ججز کے خلاف آپ بھیج دیں، ریفرنس بھیج دیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل۔ تو ابھی تو تحقیقات نہیں ہوئی، تو کیبنٹ ایسا کیسے کہہ سکتی ہے کہ ابھی دیکھیں تحقیقات ہونا ہے، کمیشن آپ بنا رہے ہیں، اس کی ٹی او آرز آپ طے کر رہے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نفی ہو گئی؟ تو یہ پارٹیزن ہے نا، یہ آپ نے جو چونکہ بیسیکلی ہمارے ملک میں جو ہمارے مقدمات جو چلتے ہیں ان کا مقصد یہ کبھی نہیں ہوا کہ گلٹی کو سزا دینی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گلٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اسی لیے ملک جہاں کھڑا ہے وہاں کھڑا ہے، جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ ایشو بڑا کلیئر ہو گیا اب تو، خاص کر کل کی کیبنٹ میٹنگ کے بعد اور ان کی پارٹیزن سٹیٹمنٹ کے بعد جو کمیشن بنانے کا جو مقصد ہی فوت ہو گیا ہے۔ جب پتہ چل گیا ہے کہ جو ایگزیکٹو ہے اس کے کیا خیالات ہیں، وہ کیا سوچ رہی ہے، کیبنٹ کیا سوچ رہی ہے، وہ کمیشن کو ڈسبینڈ کریں اور آپ، میں کہتا ہوں، ریفرنس بھیجیں ججز کے خلاف۔ لیکن ایسا ہوگا کیسا؟ کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کو وہ لکھ رہے ہیں، وہ فل کورٹ بلاتے ہیں، اور وہاں بھی آپ نے سنا ایسی اطلاعات آئیں کہ وہ جو ججز تھے کچھ نے اس کے خلاف بات کی، سخت طریقے سے بات کی، اور انہوں نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو سنا آپ نے کہا کہ وہ میٹنگ کے منٹس بھی آنے چاہیے اور آپ کا رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، پریس کانفرنس میں ڈیمانڈ کیا کہ منٹس ہمیں بتائیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں کس نے سپورٹ کیا، کس نے سپورٹ نہیں کیا، اور کیا ڈسکس کیا گیا، چیف جسٹس صاحب کا رویہ کیا تھا، انہوں نے کس طریقے سے پرسویٹ کیا جج صاحبان کو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں یا مجھے کیا کرنا چاہیے، اور جو باقی لوگ جنہوں نے ڈس ایگری کیا ان کے خیالات کیا تھے، اور انہوں نے کیا راستہ بتایا چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ نہیں ایسے نہیں ایسے آگے۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ کیا یہ پریشر اب سڑکوں پہ بلٹ اپ ہوگا؟ آپ لوگ کوئی تحریک چلائیں گے، سیاسی جماعتیں نکلیں گی، بارز آئیں گی، بلوچستان ہائی کورٹ بار نے وہاں سے انہوں نے مخالفت کر دی، تو آپ کو لگ رہا ہے کچھ ایسا پریشر بنے گا؟ پریشر تو بن رہا ہے جی، آلریڈی بن رہا ہے۔ جو دیکھیے جو بار ایسوسیشنز ہیں، بار کاؤنسلز جو ہیں، وہ سبھی زیادہ تر جو ہیں وہ اس کی مخالفت میں سامنے آ گئی ہیں، اور یہی کہ آپ نے جو کام کیا، کمیشن کیا ہے، اس کو یہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، اس کو مطلب، تو وہ لوگ تو ایک وہاں بن رہا ہے۔ پھر پولیٹیکلی بھی آئندہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے، 2-3 دنوں میں، کہ آپ کو کچھ اطلاعات ملیں گی کہ یونیفائڈ قسم کا کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ یونیفائڈ ایک سٹانس لے کے وہ معاملات کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو میرا تو یہی ہے کہ جی روک لیں اس کو، یہاں روک لیں، کیونکہ معاملہ اگر سڑکوں پہ آئے گا تو پرابلم ہو جائے گا بہت زیادہ، لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ دبنے والا نہیں ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے آپ کو، ہاں جی، اب جو اس ملک کے پاور ویلڈرز ہیں ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کیا معاملات کو سڑکوں پہ لا کے آپ نے طے کرنا ہے، یا آپ نے اس کو ایک کانسٹیٹیوشنلی اینڈ لیگلی اس ڈومین میں رہ کے آپ نے اس کو۔ تو واحد رستہ تو اس کا 184(3) ہی ہے، یہ 184(3) جو کہ ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے۔ تو میمو گیٹ میں اگر ایسا بن سکتا تھا، اس وقت کی سٹنگ چیف جسٹس سن سکتے تھے، تو ابھی کیا مذائقہ تھا قاضی صاحب کو؟ جسٹس افتخار چودھری کے زمانے میں بھی یہی ہوا تھا جی۔ تو ابھی ایسا کیا مذائقہ ہے قاضی صاحب نے نہیں سنا؟ قاضی صاحب اس لیے کہ قاضی صاحب، سوری آئی ایم سے دیٹ ہی از کمپلیسٹ ان آل دس۔ میں تو کہتا ہوں، میں نے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، تو ان کا جو کانڈکٹ ہے وہ اتنا بلیٹنٹلی پارٹیزن ہے کہ وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ وہ جسٹس رہے۔ تو ہم نے اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا ہے کہ جی وہ ریزائن کریں، اور جبکہ ہم بارہا ان کو خطوط
खतूत लिख चुके हैं जी कि आप अपने आप को खान साहब के मुकदमात से रिकूज करें, अपना करें, बिकॉज हमें आपके कॉन्टेक्ट में ट्रस्ट नहीं है, हम नहीं आपको ट्रस्ट करते। लेकिन उन्होंने हठधर्मी जो है उसकी इंतहा ये है कि हर मुकदमा जो है उस बेंच में वो अपने आप को शामिल करते हैं। सर ऐसी हम कुछ खबरें भी सुन रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक्सटेंशन के लिए मौजूदा हुकूमत कोई आइन साजी में कुछ ऐसी तरमीम भी लाने की कोशिशें कर रही है। अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे? 3 साल तक उनका मुकदमा देखिए जी, उसमें तो पूरे का पूरा जो सारी जो लीगल कम्युनिटी जो है उनको कन्फ्रंट करना पड़ेगा इन्होंने, बिकॉज ये सेटल्ड मामलात हैं। सेटल्ड मामलात जो हैं उनको छेड़ा नहीं जाता, अगर छेड़ेंगे ये तो फिर उसको उनको फिर शायद उससे पहले ही बहुत कुछ हो जाए। लेकिन अगर उस मामले को छेड़ेंगे तो पूरी लीगल कम्युनिटी जो है उसका सामना करना पड़ेगा इनको। तो ये मामलात खासे गंभीर होते जा रहे हैं, बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। आपको लग रहा है 6 जजेस पेश होंगे इस कमीशन के सामने, वो मानेंगे उनको या आके वो बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ? वहाँ फिर कौन लोग बैठे होंगे जो इसको और मजीद इन्वेस्टिगेट करें? तहकीकाती इदारे भी तो आपको सर चाहिए होते हैं ना जो इन्वेस्टिगेट करें बैठ के, और इल्जाम ही तहकीकाती इदारों में माजरत के साथ लग रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जी कुछ थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि 6 जजेस जो हैं वो क्या करना चाह रहे हैं। कुछ इतलात आ रही हैं कि वो कुछ और स्टेप्स भी उन्होंने उनके दिमाग में हैं और वो शायद आपको 2-3-4 दिनों में वो आश्कार सामने हो आ जाए कि वो सामने आए कि उन्होंने क्या करना है। क्योंकि लाजमी बात है कि एक रिटायर्ड जज के सामने एक सर्विंग जज जो है उसका पेश होना जो है एक बड़ा ऑड मामला होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो जज साहिबान ने ही डिसाइड करना है। अगर सर्विंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट करते तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम ना होता, वो उनके सामने आते अपना बयान कर देते, वो अपने जो उनके साथ जो कुछ हुआ है उसको नरेट करते तो मामला आगे बढ़ सकता था। मुझे ये लग रहा है कि ये मामला जो है ना ये वो स्टिल बॉर्न जिसे कहते हैं ना, ये उस किस्म का मसला है। लेकिन इसके जो रिएक्शन है वो आप नहीं रोक सकेंगे, वो बूमरैंग करेगा ये। सर आप ऑफिशियल तर्जुमान हैं, कुछ पार्टी में बड़ी धड़ेबंदियां भी हमने देखी और बड़े कुछ ऐसे मसले मसाइल भी हो गए। खान साहब के होते हुए बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़्म ज़ब्त रहता रहा और आपको फिर बाकायदा कहना पड़ा कि जो आप बात करेंगे वो ऑफिशियल बात होगी। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है पार्टी के अंदर कि हर एक बंदा अपनी बात कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं ही तर्जुमान हूँ? देखिए खान साहब का तो कोई रेप्लिकेशन नहीं हो सकती ना। खान साहब तो खैर हर सूरत उनका एक मॉरल स्टेचर इतना ज़्यादा है कि वो बात करें। हर कोई तो नहीं कर रहा, 2-3 लोग हैं और वो भी मेरा ख्याल है कि उनमें से 1-2 लोगों के तो कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं वो मिस इंटरप्रेट भी हुए। मसलन मैं आपको बता, असद कैसर साहब ने कहा जी कि उनका जो स्टेटमेंट थी कि जी मेरा तो जो मेरी रिकमेंडेशन टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी है कि जी अब आप मज़ामती बयान वो हमने आगाज़ में भी चलाया है, हम राब्ता जो है वो तोड़ दें, उसमें है रिकमेंड करने का। मैंने उनको ये रिकमेंड किया है, लेकिन रिकमेंड का लफ्ज़ मीडिया ने निकाल दिया और कहा जी कि वो ये कह रहे हैं। ये उनकी रिकमेंडेशन तो मेरी भी कुछ हो सकती है जिसके साथ पार्टी एग्री ना करे, और भी 10 लोगों की रिकमेंडेशन हो सकती है, तो उसमें कोई बयान नहीं है। हाँ कॉशन करनी चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए कि जी ये इस किस्म के बयानात अगर पार्टी फोरम्स के ऊपर दे और दिए जाते हैं, कोर कमेटी में जाते हैं, कैसे बात करेंगे तो लोग सुनेंगे उनकी, वहाँ डिस्कस कर लें, तो मेरा ख्याल है कि जो एक ये डिसयूनिटी का जो इम्प्रेशन आता है वो नहीं आएगा। लेकिन वो आया कसर साहब से तो कल मेरी मुलाकात हुई थी, उनको कहा है 1-2 और लोग हैं जिन्होंने बयानात दिए हैं और वो गैर मुनासिब है और नहीं होना चाहिए। पार्टी की यूनिटी जो है वो कायम है, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता हूँ। और उन लोगों की जो हमारे माशाल्लाह जो जिनको हमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, वो उनकी सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन यही है कि ये पार्टी अभी तक बची कैसे हुई है। तो ये पार्टी बची हुई है और वो बहुत बड़ा एक मिरेकल, एक किस्म का मिरेकल है वो कि जी पार्टी बची है। क्या कुछ नहीं किया इन्होंने पार्टी को खत्म करने के लिए। 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में आपका जलसा हो रहा है, अभी लोग सामने आपके दफ्तर के सामने नारे लगा रहे हैं। जी देखिए जरा बाहर खिड़की से झांकिए, लोगों को देखिए। पेशावर में बहुत बड़ा जुलूस निकला, बहुत बड़ा जुलूस निकला हुआ है। और बस ये अब जो अब चल अब तो शुरू हो गया। मखसूस नशिस्तों वाला मामला आपको लग रहा है पिंडी में भी आ रहा है, मुख्तलिफ आप जलसे कर रहे हैं, ईद के बाद भी होंगे, इसके अलावा लगातार जलसे। मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी हल नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह करनी है, कहा जा रहा है सेनेट इलेक्शन इस पे मुलतवी हो सकते हैं अगर केपी असम्बली में वहाँ पे लोगों ने ओथ नहीं लिया। तो आपको क्या लग रहा है ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट अनदर फिर सुप्रीम कोर्ट मामला वहाँ चला गया? इलेक्शन कमीशन की पार्टिजनशिप जो है वो इस स्टेटमेंट से जाहिर होती है, कितनी पार्टिजन है वो कि जी हम इलेक्शन पोस्टपोन कर देंगे वहाँ जब तक नहीं आएंगे। देखिए गवर्नर का राइट ही नहीं है, 109 के तहत भी गवर्नर का राइट नहीं है। ऑपोजिशन अगर सिंसियर होती तो वो एक रिक्वेजिशन कर देती, उनका तरीका है। मतलब अगर ऑपोजिशन एक असेंबली का सेशन कन्वीन करना चाहती है तो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो दे कैन सेंड इन अ रिक्वेजिशन और उनके पास नंबर्स हैं रिक्वेजिशन करने के लिए। 15 दिन के बाद हर सूरत में असेंबली का सेशन कन्वीन होता वो होता। लेकिन अभी तक इन्होंने रिक्वेजिशन नहीं दिए।
اور معاملہ جو ہے اس کو پولیٹیکلی ادروائز حل کرنے رادر دین کانسٹیٹیوشنلی حل کریں، اس کو پولیٹیکلی حل کر پولیٹیکل براؤنی پوائنٹس اس میں سے سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہماری تو گورنمنٹ جو ہے، میری بات بھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ گورنر کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. میری لیگل کمیونٹی سے بھی بات ہوئی ہے، وہ بھی کہتے ہیں گورنر کے پاس رائٹ نہیں ہے ٹو کنوین اے سیشن آف دی نیشنل. آپ کو لگ رہا ہے انصاف ملے گا مخصوص نشستوں پہ؟ کہاں سے انصاف ملا آپ میں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان. آسماں کہاں سے ملا؟ ایک تو بتا دو، ایک جگہ ملا ہو. میں کہوں اچھا ایک ملا ہے تو چلو شاید امید بنا دیں. لیکن پھر بھی جاتے آپ انہی کے پاس ہیں. دیکھیں آپ سے نشان چھین لیتے ہیں آپ سے. لیکن اب دیکھیں نا، ہمیں فورس کیا جا رہا ہے نا کہ جی اب یہ آپ کے سامنے جو احتجاج ہو رہا ہے، جو پشاور میں احتجاج ہوا ہے، یہ دیکھیے نا، یہ کرے گا پھر اٹ ول کیچ فائر. آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا. تو پھر فورس کر رہے ہیں نا. جب آپ کو انصاف دینے کے تمام ادارے جو ہیں وہ انصاف دینا بند کر دیں تو پھر یہ تو ہوگا. پھر کیا؟ پھر احتجاج ہوگا تو پھر کہیں گے جی کہ 9th of May کر دیا انہوں نے. تو 9th of May تو بس ویری ٹریجک، نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہم نے کیا بھی نہیں ہے. سر ابھی 50 لوگوں کو آپ کے جو ہیں ان کو سزائیں ہو گئیں انسداد دہشت گردی کی عدالت سے. 5 سال سزائیں ہوئی ہیں. ابھی بتائیں تو صحیح نا، کیا پروف تھے ہمیں؟ بتائیں تو صحیح نا. کیوں نہیں کرتے جوڈیشل کمیشن؟ بناتے کیوں نہیں ہے؟ انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پہلے انکوائری تو کریں. سزائیں پہلے دے دی ہیں انہوں نے. تو یہ بھی ایک میسج تو نہیں ہے کہ آپ زیادہ اگر باہر نکلیں گے یا شور شرابہ کریں گے تو دیکھیں ہم یہ کریں گے؟ آسما بی بی وہ سٹیج گزر گئی ہے. وہ خان صاحب خوف کے بہت ایکچولی ٹوٹ گئے ہیں. اب ٹوٹ گئے. خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب تک یہ ساری اطلاعات ہیں، ججز بول پڑے، لوگ سڑکوں پہ ہیں، مینڈیٹ چوری ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، فارم 47 کی حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں. تو خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب کا ایک سینٹنس جو ہے سارا ملک سڑکوں پہ آ جائے گا. صرف ہولڈ بیک کر رہے ہیں اس ملک کے سیاست کے لیے. ہولڈ بیک کر رہے ہیں. یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس وقت اس شخص کا سٹیچر کیا ہے. ان کو چاہیے ہوش کے ناخن لیں. وہ پیسہ نہیں یاد آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک اولیاء الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے. اٹھے گا جب جم سر فروشاں، پڑیں گے دار و رسن کے لالے، تو کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے. جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا. یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں روز حساب ہوگا. تو یہ روز حساب قریب تو نہیں ہے؟ یہ اپنے اوپر نہیں لا رہے، یہ ملک کے اوپر لا رہے ہیں. لیکن ملک نہیں. آپ کو لگا حالات سر بہت خراب ہیں، آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے ابھی، اگر نہیں آپ نے جو ڈیل ان کے ساتھ کرنی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ ارجنٹینا بن سکتا ہے پاکستان کے حالات مزید خرابی کی جانب جائیں گے. پی آئی اے کی نشکاری ہو رہی ہے. آپ کو لگ رہے بڑے معاشی مسائل ہیں، تو ان سے کیسے یہ نمٹیں گے؟ عوام سڑکوں پہ ہیں، لیگل معاملات ہیں، کورٹس کے اندر ہیں، تو کیسے معاملات حکومت چلیں گے؟ اسٹیپ نمبر 1 جو حکومت کو لینا چاہیے وہ ایک جینوئنلی مینڈیٹڈ حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ کام آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. ابھی تو یہ دیکھیں گے کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ کیا کیا کنڈیشنلٹیز لاتے ہیں. ابھی تو امریکن صدر کا جو خط آیا ہے مبارک، تو اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں اور بہت کچھ کہا گیا ہے. یہ خطہ ایک اور جنگ کی طرف بڑھایا جا رہا ہے. ان کو ایک اور آرمی کی ضرورت ہے امریکیوں کو، اور پاکستان کے اوپر نظریں ہیں. بالکل. تبھی تو وہ ایران کے ساتھ آپ کے معاملات پہ ہر طرف ہم نے بگاڑ لی ہے. انڈیا کے ساتھ ہسٹوریکلی بگاڑ ہے ہماری، افغانستان کے ساتھ بگاڑ ہے، اور ان ٹاپ آف دیٹ ایران کے ساتھ آپ نے بگاڑ لی ہے. بالکل. چائنا کے ساتھ آپ نے جو کیا ہے، دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، جو کیا ہے آپ نے پچھلے کچھ مہینوں میں، وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ اپنے کہاں جانا ہے، کچھ تھوڑا سا خیال کر لیں. کہاں پش کر رہے ہیں پاکستان کو، کس نہج کے اوپر لے آئے ہیں. یہ کون سوچے گا؟ جو صاحب اقتدار ہیں انہوں نے ہی سوچنا ہے نا، یا پھر ان لوگوں کو اقتدار دیں جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں اقتدار میں بیٹھنا، جن کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا. آپ کو لگ رہا ہے کوئی آپ پریشر بڑھائیں گے، یہ سڑکوں پہ آئیں گے، احتجاج کریں گے، کوئی ان ہاؤس چینج ہو سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا؟ ان ہاؤس چینج میں وہ نہیں ہے نا جو دیکھیے، ایک تو ہے نا کہ ہمیں ریسٹور کریں مینڈیٹ ہمارا، تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ ان ہاؤس ہی ہوگا نا. جی بالکل. مینڈیٹ ریسٹوریشن تو ان ہاؤس ہوگا، مطلب عدالتیں یا الیکشن کمیشن فیصلہ کرے اور اس کے بعد ان ہاؤس جو ہے وہ چینج ہو جائے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہوگا. بالکل نہیں لگتا. بلکہ یہ تو ابھی تک ہماری اور سیٹیں لے رہے ہیں ری کاؤنٹس میں. تو وہ ختم نہیں ہوا پروسیس. سنو تو 2/3 میجورٹی ان کی فردر سیکیور کر رہے ہیں یہ لوگ. اور اس میں یہ جو آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جی چیف جسٹس صاحب کو 3 سال کی منیمم جو ہے وہ دے رہے ہیں، 3 سالوں کا ٹینیور کر رہے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے کچھ تو کیا ہوگا نا جس کی ان کو، وہ انکار بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں 2 ججز پھر چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے، جس کا انعام ان کو مل رہا ہے یا سوچا جا رہا ہے کہ ان کو انعام دیا جائے. چیف جسٹس صاحب نے کچھ تو کیا ہوگا. اب یہ جو ایک کمیشن بنایا ہے انہوں نے جسٹس تصدق جیلانی صاحب کی سربراہی میں، یہ بھی تو بہت بڑا ایک سٹیپ لیا ہے نا انہوں نے.
ऑब्वियसली उसके जो इंटेंशंस हैं वो तो बड़े क्लियरली सामने हो गए हैं ना. सॉरी, आई एम जस्ट स्पीकिंग फैक्ट्स. मैं कोई अपनी ज़हन में कुछ चीज़ क्रिएट नहीं कर रहा. सही. ये मतलब एक ऐसी ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस. आज सुबह मैंने ट्वीट किया इसके ऊपर कि पाकिस्तान की तारीख में भी इन you know, besides those doctrines of necessity and the judicial murder of Bhutto साहब, ये उससे भी बड़ी ट्रेविस्टी है जब आप पूरे मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लगा रहे हैं. पूरे मुल्क का मुस्तकबिल आप दाव के ऊपर लगा रहे हैं. इनको सोचना पड़ेगा. बहुत उठेगा जब में सरफरोशां पड़ेंगे दारो रसन के वो लाले, कोई ना होगा कि जो बचा. वाह, जबरदस्त. Before that happens, बिल्कुल उससे पहले they should think. बिल्कुल. हमेशा आप इसी तरह की बात करते हैं कि लेकिन लगता नहीं है कोई कुछ इस तरह की बात को. चले, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और बार बार वो इसी चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि लोगों के मैंडेट का एहतराम कर लिया जाए. अभी से ये चीज़ों को देख सुन लिया जाए तो मामलात और हालात बेहतरी की जानिब जा सकते हैं. बात होगी पाकिस्तान में सियासत के हवाले से. आए रोज़ तो हम खबरें बहुत सारा सुनते रहते हैं, लेकिन कुछ मफामती फार्मूला हमने सुना था इलेक्शन से पहले कुछ फरीकैन के दरमियान मफामत हो सकती है, लेकिन वो भी कुछ हमें ऐसा दिखाई नहीं दिया. अब की भी ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि कुछ मफामत होनी चाहिए. हुकूमत भी ऐसे ऐलानात करती है, लेकिन साथ ही ऐसे इकदामात अगले दिन कर देती है जिससे मामला मज़ीद बिगड़ जाता है या खटाई में पड़ जाता है. आज के प्रोग्राम में इस पर मज़ीद बात करेंगे. कुछ मफामती फार्मूला खासा एक्टिव हुआ या नहीं हुआ, और जो 6 जजेस वाला मामला है, क्या वाकई पाकिस्तान की सियासत में इससे जो भौचाल आया है क्या ये रुकने वाला है, थमने वाला है? इस पे मजीद बात करेंगे. हमें ज्वाइन करेंगे हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब. साबिक फाकी वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं और सीनियर सियासतदान है. पाकिस्तान की सियासत पर हमेशा से इनकी गहरी नज़र है. अस्सलाम वालेकुम सर, आपको वेलकम भी कहते हैं आज के शो में. सबसे पहले दुरानी साहब, आपने बड़ी मफाहमती कोशिशें की इलेक्शन से पहले, हमें याद है, और बड़ा आप खासे इस पे एक्टिव भी रहे. कुछ कामयाबी हुई थी उस वक्त आपको, या फिर दोबारा से आपको ऐसी कोशिशें अब करनी पड़ेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, मफाहमत जो है ये तो एक, मैंने उस वक्त भी यही अल्फाज कहे थे कि ये खुशबू है जिसको अगर आप एक दफा शुरू करें फैलाना तो वो रुकती तो नहीं है, फैलती तो जाती है, फैलती जरा स्लो है. अब मैंने मफाहमत की बात की थी, अवाम ने उस मफाहमत को मुस्बत समझा और अपनी सतह के अवाम ने एक अपने अवामी तबकात ने आपस में मफाहमत कर ली. और आप ये हैरान होंगे कि केपी के, पंजाब और मुल्क के अक्सर इलाके जो हैं, अगर आप उनके अवाम के पास जाएं तो उनका मुकम्मल एकता है, वो इकट्ठे हैं और वो इस चीज के बारे में बिल्कुल क्लियर है कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है. दूसरी बात यह है कि इस चीज के बारे में बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने अब अपने वोट का हक अपने हाथ में रख के उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल. बिल्कुल ठीक. आप इंतखाबी लें, आप पुलिस खड़ी कर दें, आप थाने को ले आए, आप उम्मीदवारों को गायब करा दें, उन्होंने वोट वहीं देना है जहां उन्होंने देना है. और इसकी आपको मैं एक बड़ी वजह भी बता दूं कि इसके अंदर एक बड़ा रोल मैंने जो मुआशरे में देखा है वो खवातीन का है. जी बिल्कुल. कि इस दफा जो है, और नौजवानों ने उनके साथ साथ, उन्होंने डट के इस दफा ये कहा है कि हमने वडेरे को, इलेक्टेबल को, थाने को, ताकत को नहीं करना. हमने अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने वोट को इस्तेमाल करना. पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को भी सर उन्होंने चेंज किया. आपने ये देखा कैसे कैसे मज़ाक़ा खेज निशानात दे दिए, लेकिन लोगों ने वो निशानात याद रखे, वहाँ जाके वोट दिया. लेकिन फिर सर ये जो फॉर्म 45 से 47 तक का सफ़र रहा, और इस हुकूमत को भी ये कहा जाता है फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, तो लोगों के मैंडेट की तो तौहीन भी की गई, लोगों के मैंडेट का एहतराम नहीं किया. अगर माजी में भी आप एहतराम कर लेते तो आज बांग्लादेश ना होता. वहाँ उस वक्त भी तो ऐसा ही हुआ था कुछ. मैं जब पंजाब और केपीके में मैं खुद घूमा, सिंध की तरफ मैं नहीं जा सका, तो मैंने उसके बाद शायद आपके बहुत से प्रोग्रामों में ये बात की कि इन दोनों सूबों में घूमने के बाद मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं बांग्लादेश में या इस पाकिस्तान में घूम रहा हूँ. जिस तरह वहाँ के अवाम किसी डिस्टॉर्शन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते थे, वैसे ही पंजाब के अवाम भी नहीं थे और केपीके के अवाम भी नहीं थे. और बाकी मुल्क के अवाम ने भी ये किया. और इसके बावजूद जो रिजल्ट्स के मामले में डिस्टॉर्शंस की गई हैं, उन तमाम डिस्टॉर्शंस के बावजूद आज भी आप देखें तो जो हुक्मरान है वो हुक्मरान से ज्यादा शर्मिंदा और परेशान लगते हैं. वो परेशानी उनके चेहरों पे ज्यादा होती है बनिस्बत हुक्मरानी के.
सही। वजह इसकी ये है कि वो, मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि वो एक ऐसी मुअल्लक हुकूमत है जिसके पांव जमीन में नहीं है, जिसके लिए अवाम में मोहब्बत नहीं है, अवाम में जी। चाहत नहीं है, अवाम जिसको तस्लीम करने पे तैयार नहीं ट्रू। है। इसलिए जो फॉर्म 45 से 47 का सफर है, हम्म। वो सिर्फ अवाम ने नहीं किया। अवाम 45 पे खड़े हैं, हुक्मरान 47 से निकल रहे हैं। मतलब ये है कि सही। ये अवाम के वो इधर जा रहे हैं और वो जो है उधर से निकल रहे उधर हैं, से तो वहाँ 47। ट्रू। वाकई ये सर, ये बड़ा खतरनाक सफर है, और जब मैंडेट का एहतराम ना हो तो फिर लोगों के दिलों में कदूरतें भी बढ़ती हैं। सर, ये जो 6 जजेस वाले मामले पे आ जाते हैं, आप क्या देख रहे हैं? कमीशन भी बन गया, एक रुकनी कमीशन है, रिटायर्ड जज हैं, और अभी से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात उनकी ज़ात के हवाले से उनके कॉन्डक्ट पे भी सामने आना शुरू हो गए। तो आपको लग रहा है ये मामला खटाई में पड़ेगा, और क्या वाकई इन 6 जजों को इंसाफ मिलेगा? देखें जी, बात जो अब तक की हमारी रवायात हैं उसके मुताबिक तो ये बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि किसी कमीशन के नतीजे में न कभी माजी में किसी को इंसाफ मिला है, न किसी को हक मिला है। हत्ता के कौम को तो कभी रिपोर्ट भी नहीं मिली किसी कमीशन की। आप मुझे बताएं किस कमीशन की रिपोर्ट है जो अवाम बिल्कुल। तक पहुंची? बिल्कुल। लिहाजा जो कमीशन बना है ये भी एक गुमनाम कमीशन है, और इसकी गुमनाम ही रिपोर्ट रहेगी और हम्म। गुमनाम ही रिजल्ट्स, और हम्म। इसके नतीजे में आप ये समझ लें कि हम हकीकत में अपनी मंजिल को गुमनाम कर रहे हैं। हम अपने हम्म। मुल्क के अवाम को गुमनाम बनाने सही। की कोशिश कर रहे हैं, सही। अवाम का हक छीनने के लिए। और ये मैं आपको बता दूं, ये हम्म। जजीज वाला वाकया हुआ है, जी जी। इसके नतीजे में वक्त तो नून वाले कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रेशर को यूज करके वो हम्म। इस्टेब्लिशमेंट का दबाव बना लें और उनसे कुछ ऐसे काम करा जी लें जी। जो पहले नहीं बन रहे थे, और किसी हम्म। कमेटी में हेड। इस ये इस दौर के अंदर भी ये लोग अपने मफादात इसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। करेंगे। लेकिन मेरा ये क्या, जो हम्म। कमीशन है और कमीशन की जो शिकायत हैं, हम्म। वो ये मुतालबा कर रही है कि इस वक्त हमें मुल्क के अंदर इंसाफ की हुक्मरानी चाहिए, जी। कानून की हुक्मरानी से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल अब इंसाफ मैं की इस हुक्मरानी फर्क दे सर, दूं। ये। देखें, जस्टिस ट्रू। जी जी। जी। कानून की मतलब कानूनी तकाजों और कानूनी गवाहियों के नतीजे में हम ये देखते हैं कि वो इमारतें जो हम्म। पूरी दुनिया में खड़ी हुई, बयानात जो पूरी दुनिया में खड़े हुए पाकिस्तान को मुंह चिढ़ा रहे हैं, उनकी मौजूदगी के अंदर भी केसेस खत्म हो जाते हैं। लेकिन और एक बिल्कुल हवलदार जी जी जी। पर केसेस। तो मतलब यह है कि कानून के तकाजे इस वक्त कौम देखना चाह रही है लेकिन इंसाफ की इंसाफ हो, शक्ल में। इंसाफ होता हुआ हाँ, दिखाई भी सर देना चाहिए। काजी फाइज ईसा साहब पे जस्टिस। बड़ी भारी जिम्मेदारी थी। तमाम वकला ये कह रहे हैं कि 184(3) के तहत सोमोटो ले सकते थे, लेकिन ये कुछ मामला कहीं और, उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली, या इस बीच में वो आना नहीं चाहते थे सारे सिनेरियो में। तो क्या वाकई अगर वो ना इस चीज़ को देखते तो उनको लग रहा था बेनिफिशरी शायद खान साहब ही होंगे इस तमाम तर मामले का अल्टीमेटली। तो काजी साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या वाकई उन्होंने पूरी की बहसीत काजी? देखें, काजी साहब का नाम है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। हम्म। वो चीफ लॉ ऑफ पाकिस्तान बन जाए तो अलग बात है। हम्म। अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते तो जस्टिस का आप अभी हम्म। डिक्शनरी में चले जाएं और जस्टिस का मतलब निकाल लें। इंसाफ हम्म। वो चीज होती है जो होती भी है और नजर भी आती जी है, जी। महसूस भी होती है, हम्म। असर भी रखती है। मतलब वरना तो ये है कि गवाहियों के चक्कर में तो आप कहां से गवाहियां लाएंगे और हम्म। कहां से गवाहियां करेंगे? गवाहियों में आप किसी को भी उड़ा दे। सही। हमारे यहाँ तो कोई केस ही नहीं कर सकता बिल्कुल। गवाहियों की रोशनी में। मतलब खड़ी हुई इमारतें, तस्लीम किए हुए बयानात की मौजूदगी में भी कोई केस साबित नहीं होता। तो हम्म। लिहाजा अभी लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जब अवाम का रुख बदल चुका है, हम्म। जब मुल्क के अंदर पानी बहाव जो है अवाम हम्म। की सोचों का बदल चुका है, तो एक दिन में आप इन 6 जजों को रोकेंगे, फिर 18 ब्यूरोक्रेट्स के खत आ हम्म। जाएंगे, फिर हम्म। और चीफ जस्टिस के खत आ जाएंगे, हत्ता कि आप एक एक सुराख को, ये कैसे दीमक बंद जदा करेंगे? और ये जो टैग है, इसके सुराखों को बंद करते रहेंगे, लेकिन बंद नहीं होगा। आप इसके अंदर इस मुल्क के मफादात को दबो देंगे। हम्म। आप इन जो वक्ती और एक जाती फायदे से जी जी। मुंसलिक आपके ख्याल
ذاتی फायदा हो किसी के ख्याल में, बिल्कुल। उसमें छुपे हुए जो इकदामात आप कर रहे हैं ये आपको कहीं भी नहीं लेके जाएंगे। खुदारा आप सरेंडर कर दें हम्म अवाम के सामने, सर खुदारा आप हथियार डाल दें अवाम के सामने, किसी और के सामने आपको हथियार नहीं डालने पड़ेंगे। जब आप अवाम के सामने हथियार नहीं डालते तो पूरी दुनिया के सामने आपको हथियार डालने पड़ते हैं। एग्जैक्टली। अवाम के सामने सरेंडर करना इज्जत का मुकाम होता है और उनके सामने सरेंडर करना जिल्लत का मुकाम जिल्लत का होता मुकाम है, है। तो बिल्कुल। ये बड़ी गहरी बात की है सरेंडर करने वाली आपने, कि एक वाकई। तो हम्म अब देखें जी, अगर अगर हुकूमत ने सरेंडर करना है, पीछे हटना है आज के दौर में, तो वो अवाम के सामने हट जाए ना। हम्म ठीक है, हर दर पे सजदा करेंगे, एक दर पे सजदा नहीं करेंगे। वो कहते हैं वो एक सजदा जिसे तू गरा गरा समझता है, समझता है। हजार सजदा है तुझको हम्म निजात। मतलब ये है कि अवाम के जो फैसले के सामने अगर हुक्मरान और सियासतदान हम्म वो सरेंडर कर दें हम्म तो उनको किसी सजदे दरवाजे के ऊपर सजदा की नहीं ज़रूरत करना नहीं पड़ेगा। होगी। बिल्कुल सर, आपकी बड़ी हर कोशिशें थी 8 फरवरी से पहले पहले कुछ खान साहब की मामला सेटल होने की कोशिशें थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये आपने कुछ बैकडोर राब्तों का भी इसमें किरदार अदा किया। आप समझते हैं क्या अभी आप पुल बन सकते हैं या मफाहमत हो सकती है इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, खान साहब के दरमियान? मैं तो देखिए, मैं आप पूरी जिम्मेदारी से फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूँ कि मैं पूरी जिम्मेदारी से महसूस करता हूँ हम्म कि मुकम्मल तौर पे इस वक्त मफाहमत के तमाम इम्कानात जो हैं बहुत वाज़ेह हो चुके हैं। ठीक। आपको एक ही मफाहमत तक पहुंचने का एक ही तरीका है। मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं हमेशा हम्म खामोशी से काम करता और हम्म मैं मेरा ये ख्वाहिश थी कि इस मुल्क का, पाकिस्तान को, जमहूरियत को और फौज को खामखा ठीक। ये जो सियासी टकराव है इसमें ना घसीटा जाए। सही। उसमें हम कामयाब रहे हैं। अब ये इश्यूज नहीं है। अब जो हम्म इश्यू है वो ये है कि आपने अवाम के मैंडेट को तस्लीम करना है। हम्म आपने मुस्तकबिल के लिए अवाम के वोट का एहतराम दिलाना है। जी। अब जो रास्ता निकलेगा अवामत हम्म का, उसके लिए एक बुनियादी तकाजा है कि वो ट्रांसपेरेंट रास्ता बनाना पड़ेगा जिसके नतीजे में अवाम की पसंद के लोग इक़्तिदार में आ सकें। हम्म इस वक्त की जो का बुनियादी नुक्ता है जी। वो ये है कि वो क्या निज़ाम होगा जिसके ज़रिए अवाम के वोट से मुंतखब शुदा लोग इक़्तिदार तक पहुँच सकें। सही। आज की जो ये फॉर्म 45 और 47 के दरमियान का रास्ता जो है, हम्म सिर्फ इस रोड को बना के हम पाकिस्तान के अंदर मफाहमत की माल रोड बना सकते हैं। बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान फिर उसके सर उसका। मफाहमत सब पार्टियां, मैं आपको बताऊं, पीटीआई भी इसके लिए तैयार अच्छा, है और पीटीआई कभी तैयार है, कोई खान साहब तैयार हैं। आपकी कोई मुलाकात हुई कैदी नंबर 804 से अडयाला जेल में? खान साहब मैं ना तैयार है? किसी से मैं ना मिलने की मुझे जरूरत होती है, ना मैं सही। मिलता हूँ, ना मैं कभी किसी मुलाकात को हाईलाइट किया है। मैं ये हम्म समझता हूँ हम्म मैं आज के उनके बयानात के सबूत के तौर पे ठीक। आपको पेश कर सकता हूँ ठीक। कि इस वक्त पीटीआई का कोई मुतालबा नहीं है। हाँ हाँ। ठीक। वो मफ के लिए तैयार हैं। वो बुनियादी तौर पे सिर्फ एक मुतालबा कर रहे हैं कि हमें अवाम का हक और अवाम के वोट को आप तस्लीम करें। एहतराम करें और तस्लीम करें, बड़ी अच्छी आप बात करें। आखिरी बात सर ये करेंगे, आपको लग रहा है ये हुकूमत चलती आपको दिखाई दे रही है? फॉर्म 47 वाली हुकूमत इल्जाम लगता है आपको ये चलते दिखाई दे रहे हैं? अब ये बात मैं तकरीबन रोज ही कह रहा हूँ कि ये उनकी हुकूमत नहीं है जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। ठीक हो ये गया। उनका अख्तियार नहीं है जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। ये मार धाड़ की हुकूमत है। ये हम्म जिंदा रहने की हुकूमत है और इसके नतीजे में मुझे नहीं लगता कि ये अवाम, हाँ, नए हेलीकॉप्टर ले सकते हैं, अपने लिए नई कारें ले सकते हैं, जी नई जी। फैसिलिटीज ले, हम्म लेकिन ये अवाम को कुछ देने की पोजीशन में पोजीशन नहीं में है। नहीं। अवाम देने के लिए हम्म अवाम में से उठना पड़ता है, क्योंकि हम्म ये अवाम से नहीं उठ, हम्म ये तो एक मतलब इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पैदा हुए हैं। मतलब ये हम्म अवाम में तो नहीं एमएनए बने ना, जी जी ये जी। इलेक्शन कमीशन के एमएनए बने हैं। तो अब ये है कि ये दे कैन बी सबसर्विएंट टू इलेक्शन कमीशन, हम्म। लेकिन अवाम की तो ये क्या खिदमत करेंगे? ठीक। नहीं सही। कर सकते। बिल्कुल। मैं लिहाजा 30 ये, सेकेंड मेरे पास। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में ये पैदा हुए हैं, तो आपको लग रहा है कोई तहरीक बन सकती है अनकरीब? कोई आप तहरीक देख रहे हैं? देखिए मुझे जो देखें, अल्लाह करे कि इस मुल्क की क़यादत जो है
وہ ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک تحریک شروع کر دے اور اس کے اندر سب لوگ شامل ہو جائیں، اور وہ تحریک جو ہے وہ عوام کے حقوق دلانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اگر ایسا نہ کیا تو سڑکوں پہ چلنے والی تحریک جو ہوگی وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگی، پاکستان کے لیے، حکمرانوں کے لیے، اداروں کے لیے، مطلب بیوروکریسی کے لیے، خطرناک ہوگی۔ عدلیہ ان کے ہاؤس لیے، چینج آپ کہتے ہیں آ سکتا ہے، ان ہاؤس چینج آ سکتا ہے پارلیمان کے ان اندر ہاؤس رہ کے۔ چینج نہیں ہے، ان ہاؤس ریئلائزیشن کی ضرورت ہے، اور ٹھیک ان ہاؤس میں بیٹھے ہوئے سب پارٹیوں کو اکٹھے مل کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ الیکشن کیسے فیئر اینڈ فری ہم کر سکتے ہیں۔ اس کا فارمولا میرے پاس موجود ہے، جب کہیں گے میں دے دوں گا، ضرور کیسے سر، ہم وہ اگلی نشست فری میں کر سکتے ہیں، ضرور اس کے لیے مینشن کریں۔ اس کے ایک راستہ بنا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ محمد علی درانی صاحب ہمارے تھے اور ہمیشہ سے مفاہمتی فارمولے کی وہ بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سڑکوں پہ یہ معاملات حل ہوئے تو خطرناک صورتحال ہوگی، پارلیمنٹ کے اندر ان ہاؤس معاملات کو صحیح ڈائریکشن سے آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی جو نئی اس وقت حکومت آ گئی، خاصے معاشی گرداب میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، آئی ایم ایف سے جو تیسری قسط تھی وہ تو مل چکی، لیکن اب اگلا بجٹ بنانا ہے، اگلے معاملات کو دیکھنا ہے، اور پاکستان کے یہ معاشی معاملات کس حد تک حکومت کے لیے ایک چیلنج ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں جو بھی سرکار بدل جاتی ہے وہ ہمیشہ کہتی ہے یہ پچھلی گورنمنٹ کا شاخسانہ تھا، اس کی ایسی پالیسیز تھیں کہ پاکستان کے معاشی مسائل کسی طرح سے بھی کبھی بھی کم نہیں ہو پائے۔ آج کے پروگرام میں اسی پر بات کریں گے، کچھ معیشت کا جائزہ بھی لیں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، سابق وفاقی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، سینئر ماہر معاشیات ہیں، اور پاکستان کی معیشت پر بڑی کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، لیکن شاید لوگ اس چیز سے استفادہ نہیں کرتے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، سر آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں آج کے شو میں۔ یہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئی حکومت آ گئی، ایس آئی ایف سی بھی تو چلے بنا دی گئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ساتھ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، ساتھ ان کی معاونت بھی ایک طرح سے کی جائے گی، نئی حکومت کے لیے آپ چیلنجز اس وقت معیشت کو اگر ہم دیکھیں تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے پریشانی کا، معاشی حالات پر اور دیوالیے کا خطرہ جو ہے، یہ پچھلے کچھ عرصے سے چل رہا ہے، اور ایک لحاظ سے یہ سب سے زیادہ پریشان کن تھا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جون کے مہینے میں جب ہمارے ریزروز جو ہیں وہ بہت حد تک گر گرا کے صرف 4 ارب ڈالر رہ گئے تھے، جس سے ہم مشکل سے ایک مہینے کی امپورٹ بھی کر نہیں پاتے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس کے بعد وہ اسٹینڈ بائی فیسلٹی ملا۔ ابھی تک ہمیں تیسری قسط نہیں ملی ہے، مگر بورڈ کی میٹنگ اگر اپریل میں ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مل جائے گی، اسٹینڈ بائی فیسلٹی مکمل ہو جائے گا۔ مگر ابھی بھی پورے 1 سال کے تقریباً ہونے کے بعد ہمارے ریزروز جو ہیں وہ ابھی بھی کھینچ کھانچ کے 8 ارب ڈالر کی رینج میں ہیں، جو 1.5 مہینے کے امپورٹ کے لیے کافی ہیں۔ ہمیں کم از کم 3 مہینے کے امپورٹ کے لیے ریزروز چاہیے ہوتے ہیں، جسے سیف لیول کہتے ہیں، اور وہ تقریباً 17 سے 18 ارب ڈالر ہونا ضروری ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو کبھی بھی گر گراتے ہیں تو اس کے بعد میں روپے کی قدر بھی بہت بری طرح سے متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حالات ابھی بھی کافی نازک ہیں، اور اب آپ دیکھیے ہمارے جو نئے پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر دونوں کہہ رہے ہیں کہ وہ اگلے کچھ ہفتوں میں آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں جانا چاہتے ہیں۔ تو سر یہ جو نیا 3 سالہ پروگرام ہے، اور اس پہ بڑے آرٹیکلز بھی آگے ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کو بھی میں پڑھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ اگر اس میں ہم جاتے ہیں 3 سے 4 بلین کا اور 8 بلین تک کا بھی یہ پروگرام ہو سکتا ہے تو پاکستان ایک ارجنٹینا بن جائے گا، پاکستان ایک مزید جو ہے کرائسس میں گھر جائے گا، اور پاکستان کے لیے کوئی اچھی خوشی کی خبر نہیں ہوگی کہ ابھی اتنے لمبے پروگرام کے لیے جائیں گے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے یہ جو نیا پلان ہوگا جس پہ حکومت معاہدہ کرنے جائے گی، جو ابھی ان کے ایگزیکٹو لیول کے مذاکرات بھی ہوں گے اس پہ، تو کچھ پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں گی اس میں؟ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان یقیناً ہم کسی آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں جانا چاہتے ہیں اگر ہمارے ریزروز مناسب لیول پہ ہوں۔ اور دوسری طرف دیکھیے ایک جو نئی بات ہے پچھلے 1 سال سے جو پریشان کن ہے کہ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے ہونے کے باوجود ہمیں کوئی پرائیویٹ لینڈر $1 دینے کے لیے تیار نہیں۔
ना तो कमर्शियल बैंक्स इंटरनेशनल सही। हमें लोन देना चाहते हैं, या हम किसी तरह का सुकोक या यूरो बॉन्ड फ्लोट नहीं कर पाते। हम्म। तो हमारे सोर्सेज जो फंडिंग के हैं वो भी महदूद हो गए हैं, ठीक। और ये उस वक्त हुआ है जब आईएमएफ प्रोग्राम की छतरी मौजूद थी। हम्म। अब आप ये सोचिए कि जब आईएमएफ की प्रोग्राम की छतरी मौजूद नहीं होगी, जिस तरह श्रीलंका के साथ हुआ कि उनके पास आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं था, वो दिवालिये में चले गए जी जी। और हालात हद से ज्यादा खराब हुए, और उसके बाद फिर वो आईएमएफ प्रोग्राम में गए काफी लेट, और आज वो आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हैं ठीक। और हालात नुमाया तौर पर श्रीलंका में बेहतर बेहतर हुए। सही। तो पाकिस्तान की सर जो कंपैरिजन किया जाता था जब पीडीएम हुकूमत आई, आपको याद होगा, और इन्होंने कहा कि जी फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो गए थे, खजाने में कुछ नहीं था, 3 से 4 अरब डॉलर शायद पड़े हुए थे, और अगर हम इक़्तिदार ना लेते, मईशत हमने सियासत नहीं बचाई, हमने पाकिस्तान को बचाया, मईशत को बचाई, तो ये सारा कारनामा वो कहते थे पिछली हुकूमत का है। तो आपको लग रहे हालात क्या वाकई उस वक्त इतने खराब थे कि वाकई पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा था? देखिए, बात यह है कि जब ये पीडीएम की हुकूमत आई है तो उस वक्त हमारे रिजर्व्स 9.8 अरब डॉलर के लगभग थे, जो कुछ कम थे मगर इतने कम भी नहीं थे। ठीक। आपको ये मैंने जिस तरह आगाज में कहा कि जून का महीना पिछले साल एक ऐसा वक्त आया था पीडीएम हुकूमत के दौरान कि रिजर्व्स 4 अरब डॉलर तक गिर चुके थे। हुआ ये है कि 21-22 के साल के आगाज में रिजर्व्स माशाल्लाह बड़े अच्छे हो गए थे, तकरीबन 18 अरब डॉलर। तो जो उससे पिछली हुकूमत है पीटीआई की, उन्होंने सोचा कि ये अच्छा वक्त है, अब जरा इकोनॉमी को फैलाओ और इसमें तेज रफ्तारी लाओ। उसकी कोशिश में हुआ ये कि रिजर्व्स बहुत हद तक गिर गए, और हमारे जो करंट अकाउंट का खसारा है तारीख का नंबर 2 सबसे बुलंद 17 अरब डॉलर तक पहुंच गया। रिजर्व्स जो 18 अरब डॉलर थे वो 9 अरब डॉलर के करीब गिर चुके। फिर ये पीडीएम की हुकूमत आई और उनके दौरान तो हालात पहले साल तो हद से ज्यादा खराब हो चुके थे। तो क्या वाकई श्रीलंका बन सकता था पाकिस्तान, अगर जो आपने कंपैरिजन किया उस वक्त के हालात का? क्योंकि हमेशा जो भी नई हुकूमत आती है ना वो हमें यही बताती है कि जी पिछली हुकूमत के कारनामे थे जिसकी वजह से हम क्राइसिस में रहे। 75 साल से पाकिस्तान में यही दायरे का सफर चलता जा रहा है ऐसे ही। बात दरअसल ये है कि 1 साल की हुकूमत के बाद, पीडीएम हुकूमत के बाद, रिजर्व्स हमारे 4 अरब डॉलर के लगभग पहुंच गए थे। तो ये जो गिरावट आई वो उस साल आई है, उससे पहले रिजर्व्स तकरीबन 9 अरब डॉलर थे। तो मुझे ये कहना पड़ता है कि 22-23 के साल जो था आईएमएफ प्रोग्राम से पाकिस्तान हट गया। ऐसी पॉलिसीज इख्तियार की जिनका बिल्कुल आईएमएफ के साथ अग्रीमेंट नहीं था। आईएमएफ प्रोग्राम उसने खत्म कर दिया, हालात और खराब हो गए, और फिर खुद भाग दौड़ के पेरिस जाके फिर से एक नए प्रोग्राम के लिए मिन्नतें मांगकर हमने नया प्रोग्राम शुरू किया। लेकिन इन्फ्लेशन पे सर आ जाते हैं। फूड इन्फ्लेशन इस वक्त हमारी 46% से जायद बढ़ चुकी है। महंगाई हम ओवरऑल अगर इसका हम जिक्र करते हैं उसकी शरह 32% से भी जायद है। तो इन तमाम तर तनाजुर में पाकिस्तान के अवाम, क्या उनका गुजारा करना मुश्किल नहीं हो गया? और आगे हम जो नए प्रोग्राम्स में जाएंगे तो ये तो महंगाई की तलवार तो लटकती रहेगी आम शख्स के ऊपर। देखिए, मैं आपको फिर से ये बात दोहरा दूं कि खुदा न खास्ता जब एक मुल्क दिवालिये की तरफ चले जाता है तो अफरात ज़र आसमान तक पहुंच जाता। मैं श्रीलंका का फिर से आपको एग्जांपल दूं, जब जिस साल उनके यहाँ दिवालिया हुआ तो अफरात ज़र की रफ्तार 70% से ज्यादा हो चुकी। अल्लाह का फजल है कि हमारे यहाँ तो बहुत बुरा हमने एक्सपीरियंस देखा है पिछले 2 साल, मगर उसके बावजूद पिछले साल 30% से कुछ कम रहा हमारे यहाँ अफरात ज़र, और इस वक्त जो लेटेस्ट फिगर है वो 23% का है। मगर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खाने पीने के अशिया की कीमतें अगर आप 2 साल देखें, पिछले 2 साल, तो 60% इजाफा हो चुका है। ये दरअसल कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। हमारे अवाम, गरीब अवाम जो हैं उनके हालात हद से ज्यादा खराब हो चुके हैं, और साथ साथ आप ये देखिए कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए जो
बिल्स आ रहे हैं आपके बिजली और गैस के, जी वो जी बिल्कुल, मैं इसी आसमान पे आ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो आसमान पे जा रहे हैं इसलिए अब। लोग बड़ा परेशान है, बिल्कुल, आप बहुत आपको याद परेशान। होगा जब खान साहब की हुकूमत गई थी तो 15 रुपए 16 रुपए बिजली का यूनिट था, अभी 75 रुपए से जायद का हो गया और अभी कहा जा रहा है 100 रुपए यूनिट तक जाएगा। कल अब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही हैं, 9 रुपए 75 पैसे कुछ इसमें इजाफा भी हो रहा है। तो इस तरह तमाम तर हालात में आम लोग कैसे गुजर बसर करें? क्योंकि हम जब भी इकोनॉमी पे बात करते हैं लोग कहते हैं आप एदाद बताते हैं, लेकिन आम लोगों की बात करें कि आम आवाम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। देखिए, कल एक खबर आई है जिस पे मुझे बेपनाह अफसोस है हम्म। कि खातून ने बिजली के बिल देखकर उनको हार्ट अटैक हो गया, वो चल सही। बसी। देखिए, इस हद तक हम अपने लोगों को परेशान कर रहे हैं और पॉलिसी सरासर गलत है। हम्म। प्राइसिंग पॉलिसी खास तौर पे बिजली की, होता यह है कि जब आप कीमतें बढ़ाते हैं तो उससे कंजम्पशन कम हो जाता है, चोरी बढ़ जाती है, तो उसके नतीजे में फिक्स कॉस्ट बढ़ जाता है, फिर और बढ़ाना पड़ता है। ये एक विशियस साइकिल है, इसको हम्म। तोड़ना है, लॉसेस को कम करना है, अपने प्रोजेक्ट्स को और बेहतर इस्तेमाल करना है, सही। आपको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से जाना है। हम्म। ये सब नहीं कर रहे आप। जब भी मौका आता है, पिछली हुकूमत ने, खासतौर पे केटेकर हुकूमत ने तो धड़ाधड़ ऐसा बढ़ाया। बिल्कुल एक वक्त तो गैस की कीमतें जो हैं 1100% बढ़ा दी थी, बिल्कुल। फिर उसको कम करवाया गया, 550% बता रहे हैं हुआ है, मगर हुआ हम्म। बेपनाह इजाफा हम्म। गैस की कीमतों में। तो ये कंप्लीटली कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन। तो ये हमें तो सर हमेशा लॉजिक ये दी जाती है, आईएमएफ प्रोग्राम में गए तो वहां की डिमांड है कि जी आप बिजली गैस पे इजाफी टैक्सेस जो हैं वो लगा दिए जाएं, पेट्रोलियम पे लगा दिए जाए। लेकिन जब आईएमएफ के कुछ नुमाइंदगान की खबरें आई वो तो कहते हैं कि हम हमेशा हुकूमत पे जोर देते हैं कि टैक्स में आप इस्लाहात करें, इशराफिया पे टैक्स लगाएं, गरीब आवाम पे कम से कम बोझ डाला जाए। लेकिन यहाँ ये बताया जाता है ये सब कुछ आईएमएफ के कहने पे हो रहा है। देखिए, बात यह है कि आईएमएफ एक बात पे जोर देता है और वो मुनासिब जोर देता है कि सर्कुलर डेट जिसे हम कहते हम्म। हैं, हमारे बिजली के सेक्टर में और गैस के सेक्टर में बड़ी तेजी से बढ़ता रहा है। इस वक्त आप दोनों मिला लें तो 5 खरब से भी ज्यादा हो चुका है। ठीक। उसको रोकने के लिए जो आसान रास्ता हमने ढूंढा है वो ये है कि निर्खें बढ़ा दें, हम्म। और इसके नतीजे में सर्कुलर डेट कम होने के बावजूद बढ़ जाता है। हम्म। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मुनासिब थिंकिंग हो, मुनासिब पॉलिसीज हो। जी। वरना मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त पाकिस्तान के ये हाल है कि बेरोजगारी का पैमाना 10.5% हो चुका है। 70 लाख से ज्यादा हमारे मजदूर का बेकार काम नहीं कर जी रहे जी। हैं। दूसरी तरफ जो नौजवान हैं जो बेकार हैं उनका पैमाना 2 करोड़ हो गया है। ट्रू। तो आप सोचिए कि ये हालात इस वक्त मुल्क में इस हद तक खराब हो चुके हैं। मैंने पाकिस्तान पे पिछले 35-40 साल रिसर्च की है, मुझे कभी याद नहीं है कि हालात पाकिस्तान में इतने खराब थे जी जो जी। आज। लोग गुर्बत से नीचे इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं जब ये टैक्सेशन कर दी गई, टैक्स बढ़ा दिया गया, तो आपने देखा होगा 11.2 अरब फीसद टैक्स दिए इनकम टैक्स की मद में रिटेलर्स ने वहां से अदा किया गया। तनख्वाहदार तबके ने तकरीबन 217 अरब का टैक्स दिया। तो ये जो बाकी लोग आ गए तो क्या वाकई वो तो टैक्स से भाग जाते हैं, उनको हर तरह से छूट भी मिल जाती है, लेकिन वो टैक्स ना दहिंदगान में भी आ जाते हैं। तो अगर इन चीज़ों में इस्लाहात कर ली जाए तो शायद बहुत कुछ हम क्लियर कर सकते हैं, अपने खजाने को ज़रा बेहतर भी कर सकते हैं। देखिए, इस मुल्क के जो अशरफिया का एक बहुत पुराना और बड़ा ताकतवर हिस्सा है जमींदारों का। हम्म। पाकिस्तान में हमारे जो बड़े काश्तकार या जमींदार हैं, सिंध में उनको वडेरे भी कहते हैं, जी जी। वो 1% किसान पाकिस्तान के, उनके पास 22% जमीन है। हम्म। 22% जमीन हम्म। 1% के पास, ठीक। और उनकी नेट आमदनी सालाना 1000 अरब से ज्यादा है। हम्म। और टैक्स कितना देते हैं? टैक्स कितना देते हैं? एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स हम्म। 3 अरब। ओह। 1000 अरब में से 3 अरब टैक्स। हम्म। सही। दूसरी तरफ आप आ जाइए, माशाल्लाह बड़े बड़े प्रॉपर्टी के जो मालिकान हैं, हम्म।
बड़े बड़े घर, दो दो चार चार कनाल वाले घरों में जो रहते हैं, शहरों में हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स है, वो इन घरों की जो वैल्यू है, ठीक, वो एक कनाल से बड़े घर हैं, उनकी सही। वैल्यू 3,000 से बढ़कर 4,000 अरब तक तकरीबन पहुंच चुकी है। टैक्स कितना मिल रहा है प्रॉपर्टी टैक्स में? 25 अरब। 4,000 अरब में ठीक, से 25 ठीक, अरब। ये निजाम हमारा टैक्सों का ऐसा है जिसमें अशरफियात को तकरीबन पूरी तौर पर छूट मिली हुई है, सही। और सारा निजाम का जो बोझ है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, आपको शर्म नहीं आती हमें कि हम चीनी पर 18% टैक्स लगाते हैं? बिल्कुल। और अब सारा और क्या बोझ बताऊं। अल्टीमेटली सर फिर गरीब आवाम के सर ही है ना। और हमेशा बताया जाता है जी पाकिस्तान क्राइसिस में और गर्दाब में, ये तो हम 75 साल से सुनते आ रहे हैं इस तरह की बातें। सर पीआईए पे कुछ बताइएगा, पीआईए की जो निष्कारी हो रही है, क्या वाकई इससे जो ये कौमी इदारे थे, बड़े मालियाती इदारे थे, बोझ कम होगा? 50% शेयर्स का कह रहे हैं कि बाहर की जो कंपनीज होंगी वो खरीदेंगी, 50% गवर्नमेंट रखेगी। तो आपको लग रहा है ये फिजिबल है ये चीज़? पीआईए को वाकई निष्कारी में जाना चाहिए? बात दरअसल ये है कि एक वक्त था, कोई 25-30 साल पहले, जब पीआईए हमारा इकलौता नेशनल एयरलाइन था। हम्म। उसके बाद में अब मुख्तलिफ नए एयरलाइंस आ चुके हैं। आपने देखा है जी जी। कि पाकिस्तान में अब काफी 4-5 हमारे पास ऐसे एयरलाइंस आ गए हैं जो पाकिस्तान के अंदर भी बाहर भी काम कर रहे हैं। तो अब पीआईए के पास मोनोपोली नहीं है ठीक। और कंपटीशन का माहौल है, तो प्राइवेटाइजेशन करने में मेरे नहीं समझता कि कोई इसमें मसला अब है। वरना एक मोनोपोली आप पैदा कर देते ठीक, और सही। उससे नुकसान हो सकता था। अब मोनोपोली नहीं है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो 800-900 अरब का जो लोन है इनका पेंडिंग, उसको किस तरह आप रिजॉल्व करेंगे? ठीक। ये बहुत बड़ा मसला है। अगर ये रिजॉल्व होता है तो यकीनन बोझ कम होगा, इसलिए कि सालाना लॉसेस जो हैं पीआईए के वो 40 से 45 अरब हैं, ठीक। मगर ये जो 800 करोड़ की लायबिलिटी है, ये बहुत परेशान कुन है। मगर लगता ये है कि कोई प्राइवेट सेक्टर का इदारा ये लोन्स एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं। बिल्कुल। सर आखिरी कोई सॉल्यूशन देते जाएं आप, जाते जाते कुछ हमें बताएं, कोई ऐसा नुस्खा हो, कोई ऐसा सॉल्यूशन हो कि पाकिस्तान के कुछ माशी हालात और खुसूसन आम आदमी पे बोझ कम से कम पड़े, चाहे महंगाई का बोझ हो या टैक्सेशन का हो बहुत या। वाजे सिंपल जो मैंने इशारा दिया जी है, जी। इस मुल्क के अशरफिया को बेशुमार बेशुमार मरात मिल चुके हैं टैक्सेस के निजाम में, कीमतों की कमी में, सब्सिडीज बेशुमार, और इसके नतीजे में आपको सुन के हैरत होगी कि ये सारे फायदे जो हैं, हमने किताब लिखी है जी जी। उसमें हमने साबित किया है कि पाकिस्तान में अशरफिया को 4,500 अरब के मरात मिल चुके हैं। इनमें से अगर आप आधा भी कम कर दें और उससे आप गरीब तबका पाकिस्तान का जो है जी जी। उनको रिलीफ दें, उनको प्रोजेक्ट्स के थ्रू रोजगारी कम करें, ट्रेनिंग करें, वोकेशनल ट्रेनिंग करें, ठीक। तो मसला हल हल हो जाए। हो सकता है। मगर ट्रू। क्या हमारी सियासी ताकतें और दूसरी ताकतें तैयार हैं कि बिल्कुल भी नहीं। अशरफिया से मुतमसिल जो देना चाहिए वो लेंगे या नहीं? ये बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल बड़ा है। सवाल है। ट्रू। आपको शुक्रिया। खुदा हाफिज। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अहम और बड़ी ज़बरदस्त आखिर में उन्होंने बात की। अशरफिया से 4,500 अरब रुपए की मरात दी जाती हैं। अगर ये मरात उनसे आधी भी वापस ले ली जाए तो पाकिस्तान के गरीब अवाम पर हर तरह का बोझ कम हो सकता है, चाहे महंगाई का हो या टैक्स का हो या दीगर मामलात हों। तो इसको सोचना किसने होगा? नेक नियति के साथ हुकूमतों ने, सियासी जमातों ने। क्या वाकई ऐसी विल मौजूद है? ये तो आने वाला वक्त हमें बेहतर बता सकता है कि कौन पाकिस्तान के अवाम के साथ सिंसियर है और संजीदगी से इन तमाम तर मामलात को देखता है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।